इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि लोग अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, लोग अपने लव, अफेक्शन, फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। यहां पर मैनेजमेंट ने बोला कि आप स्ट्रिक्ट हो, आप इनके बॉस हो, इनको डांटना, पर वहीं पर अगर मान लो बॉस और सबऑर्डिनेट हस्बैंड वाइफ हुए, बॉस है वाइफ और हस्बैंड जो है वो है सबऑर्डिनेट, तो बिजनेस में तो वो लोग हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे, ओके, फॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे, बट क्या बिजनेस के बाहर वही रिलेशनशिप होगा उनका? नहीं ना। सो जो बॉस और जो सबऑर्डिनेट है वो घर जाते जाते क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो उनके बीच में जो बातें हैं वो किस तरह से होंगी कि आज है ना मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमें ना आगे चल के बोनस मिलने वाला है। अब हस्बैंड खुश हो गया कि ये तो मेरे को ही पता है और किसी को पता ही नहीं। हस्बैंड जैसे ही जाएगा दूसरे दिन बिजनेस में, वो फैला देगा सबको बातें कि अरे अपने को बोनस मिलने वाला है इस बार। तो अब बात करते हैं दो अलग स्ट्रक्चर्स की, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल स्ट्रक्चर इज दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जहां पर जो मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है कि कौन किससे कितनी बात करेगा, कौन किसका बॉस है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है। सो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जहां पर डिसिप्लिन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से ही लोगों को बता दी जाती है, प्री डिफाइंड होती है और एक रूल्स रेगुलेशंस के क्राइटेरिया में उन्हें बांध दिया जाता है, जिससे कि बिजनेस में डिसिप्लिन हो और काम जो है वो इफेक्टिवली, स्मूथली फ्लो हो। सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मल स्ट्रक्चर। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दैट इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि किस तरह से फ्लो बनेगा, कौन किससे बात करेगा, ऊपर से नीचे बात करनी होगी, नीचे से ऊपर, और जो लिंक बनी है उसी के थ्रू बातें होंगी, ओके, टू अकम्प्लिश बिजनेस गोल्स। और कौन सी बातें होंगी? सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड, ओके, बिजनेस में क्या ग्रोथ हो रही है, हमारा टास्क क्या है, हमने कब पूरा किया, कैसे करना है, नेक्स्ट हमारा अचीवमेंट क्या रहेगा, ये सारी बातें होंगी फॉर्मल स्ट्रक्चर में। अच्छा, और जो आंटियां करती है ना उसको बोलते हैं गॉसिप्स, और वो लोग जो बिजनेस में रह के एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, हंसी मजाक वाला, ओके, वहां पर बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, ओके, कलीग्स आपस में बातें कर रहे हैं, आफ्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा करने के बाद उनकी गैदरिंग हो रही है। सो दैट इज द पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विद इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिसको कहते हैं हम इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है कि लोग अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, लोग अपने लव, अफेक्शन, फ्रेंडली रिलेशनशिप के लिए जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। यहां पर मैनेजमेंट ने बोला कि आप स्ट्रिक्ट हो, आप इनके बॉस हो, इनको डांटना, पर वहीं पर अगर मान लो बॉस और सबऑर्डिनेट हस्बैंड वाइफ हुए, बॉस है वाइफ और हस्बैंड जो है वो है सबऑर्डिनेट, तो बिजनेस में तो वो लोग हेल्दी रिलेशनशिप रखेंगे, ओके, फॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे, बट क्या बिजनेस के बाहर वही रिलेशनशिप होगा उनका? नहीं ना। सो जो बॉस और जो सबऑर्डिनेट है वो घर जाते जाते क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो उनके बीच में जो बातें हैं वो किस तरह से होंगी कि आज है ना मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हमें ना आगे चल के बोनस मिलने वाला है। अब हस्बैंड खुश हो गया कि ये तो मेरे को ही पता है और किसी को पता ही नहीं। हस्बैंड जैसे ही जाएगा दूसरे दिन बिजनेस में, वो फैला देगा सबको बातें कि अरे अपने को बोनस मिलने वाला है इस बार। तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, बेनिफिट भी इनफॉर्मल के और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट ये है कि यहां पर अगर आपको कॉपरेशन चाहिए ना, भाईचारे वाली एक स्पिरिट, तो वो मिलेगी इनफॉर्मल में, ओके। लव, अफेक्शन, हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो लोग एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं इनफॉर्मल। तो यहां पर आपको एक टीम स्पिरिट देखने को मिलेगी। अगर अपना फ्रेंड नहीं आया ना, अपना कलीग नहीं आया, तो मैं उसका काम करूंगा। क्या काम है? मैं करूंगा, दोनों मिलकर करेंगे, दोनों का काम मैं अकेला करूंगा, ओके। सो इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है कि बॉस ने देखा ये आया है, ये नहीं आया, तो बॉस डिसाइड करेगा कि इसका काम कौन करने वाला है, ओके। तो यहां पर जो है कैसा डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन वाला स्ट्रक्चर है। देखो यहां दिख रहा होगा। अच्छा, ये स्ट्रक्चर वो नहीं है जो आप समझ रहे हो
कि आप जुड़ जाओ, आप अपने नीचे 3 को जोड़ो तो आपको BMW कार मिलेगी। मार्केटिंग वाला सेगमेंट नहीं समझा रहा हूं मैं, नहीं तो आप समझ लो कि कॉमर्स गुरु भी अब ये चीजें सिखा रहे हैं और हमको बोल रहे हैं कि ज्वाइन करो हमारी टीम को और BMW पाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। फॉर्मल में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां बोल सकते हैं मैनेजरियल हेड्स, उनके अकॉर्डिंग में टीम लीडर्स के नीचे अपने अपने कलीग्स या बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट्स। क्लियर इट इज। अब यहां देखो कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन उसके नीचे काम करने वाला लेबर है, ये किसी को कुछ नहीं पता। क्लियर इट इज। तो इट इज इनफॉर्मल। इनफॉर्मल की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स रेज टू अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज। काम करते करते लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, उनका एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, वो अपनी चीजें शेयर करते हैं, अपने चीजों को शेयर करने के बाद फ्रेंडशिप उनकी गहरी हो जाती है। लव एंड अफेक्शन के थ्रू एक ऐसा एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर देते हैं जहां पर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन वाली स्पिरिट डेवलप हो जाती है, तो वो होता है इनफॉर्मल। अब ध्यान से सुनना, मेरिट्स क्या है फॉर्मल के और इनफॉर्मल के। वर्क अगर सिस्टमैटिक चाहिए और हमें हमारा जो सीक्रेसी उसको मेंटेन रखनी है तो फॉर्मल जरूरी है। फॉर्मल स्ट्रक्चर से हम ये चीज कर पाएंगे। बट अगर मान लो बिजनेस खतरे में है और उस खतरे से बचाने के लिए हमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत फ्रीक्वेंटली स्प्रेड करवानी है, ओके, तो उस जगह पर काम आएगा हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। ग्रेप वाइन, आपने अंगूर देखा है, अंगूर की बेल दिखी है, तो उनकी बेल, अंगूर की बेल कैसी होती है, उलझी हुई होती है, कौन कहां से कनेक्ट हो रही है नहीं पता। तो वैसे ही इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में जो रिलेशनशिप है लोगों की, वो कहां से किसकी कनेक्शन है हम नहीं पता कर सकते। बट आप इंफॉर्मेशन अगर स्प्रेड करवानी हो तो बहुत फ्रीक्वेंटली होती है, कहां पर, इनफॉर्मल में। तो विद इन टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फैलानी है तो उसको छोड़ दो एक बार, इनफॉर्मल में वो अपने आप फैल जाएगी। और अगर आपको सीक्रेसी मेंटेन करना है कि आपका डाटा बाहर लीक ना हो, किसी और को ना पता चले, लेबर्स तक ना जाए, तो फॉर्मल इज द बेस्ट। फॉर्मल में प्रॉपर आप एक फॉर्मेट के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, ओके, रिटर्न होगी या तो जूम मीटिंग के थ्रू होगी, और यहां पर होती है व्हाट्सएप कॉलिंग, यहां पर अब होती है ग्रुप बना होता है व्हाट्सएप का। तो लोग यहां पर क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को अपने तरीके से कॉल कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है। अब थ्रेट, अब जितना ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है ना, कभी कभी ये बन जाता है आपके लिए क्या, एक ऐसी चीज जिससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ की जगह आपका बिजनेस आने लगता है नीचे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग यूनाइटेड हो चुके हैं, ओके, वो फ्रेंडली रिलेशनशिप के बाद अब वो लोग ऐसे बन चुके हैं कि हम एक अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम, हमारा सीन बहुत अलग है, हम मिलके जो काम करेंगे वही करेंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला, जो मैनेजमेंट ने बोला वो नहीं सुनेंगे। तो यहां पर क्या होगा कि अगर बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी आपने, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी, तो ये दिक्कत बन सकती है, ये दिक्कत बन सकती है आपके लिए इन फ्यूचर। तो लिमिटेड रखो, फॉर्मल भी है, आपको पता चला इनफॉर्मल है, होना जरूरी है। लोग हैक्टिक हो जाते हैं काम करते करते, उन्हें जरूरत है बात करने की, हम करने दो, बट एक लिमिटेड फ्रेमवर्क के थ्रू। बार बार टॉर्चर नहीं करना, क्यों कर रहे हो भाई, नहीं होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर बॉस सबऑर्डिनेट सब बातें करते हैं, हर जगह होता है। सो फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, क्लियर द कंसेप्ट। अच्छा, ज्यादा पैसे खर्च होंगे फॉर्मल में, फॉर्मल स्ट्रक्चर को बनाने के लिए ज्यादा टाइम और ज्यादा पैसा खर्च होता है, इनफॉर्मल में कोई पैसा और कोई टाइम खर्च नहीं होता, ये इजीली बन जाता है। तो दोनों के एडवांटेजेस भी और दोनों के डिसएडवांटेजेस भी जो हमने अभी पढ़े। अब नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग के लास्ट कंसेप्ट को समझते हैं। दो तरह की चीजें, एक है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज डेलीगेशन एंड व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, इसको देखते हैं। सो डेलीगेशन मीन्स, सपोज आज बॉस एब्सेंट है, आज बॉस नहीं आ रहा है, ओके, तो बॉस ने क्या किया, जो अपने सेक्रेटरी या अपने जस्ट नीचे वाला जो एम्प्लॉय है ना, उसको बोला कि आज आपको क्या करना है, इस बिजनेस को संभालना है या अपना जो फ्लोर है उसको संभालना है, जितने भी सबऑर्डिनेट्स है सब पे नजर रखना, उनका काम सिस्टमैटिक हो रहा है या नहीं वो देखना, और अगर मैं कुछ ऑर्डर दूं तो उसको इंप्लीमेंट करवाना। मतलब टेम्परेरी अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट किया अकॉर्डिंग टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो जस्ट नीचे वाला सबऑर्डिनेट है उसको अथॉरिटी दे दी। तो ऑन टाइम आपने अपनी एब्सेंस के लिए आपने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। टेम्परेरी शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटी
थोड़े टाइम के लिए अथॉरिटी किसी को देना ताकि वो आपकी एब्सेंस में दूसरा काम कर सके। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट कि डेलीगेशन करना क्यों जरूरी है, ताकि बॉस अपना जो मेन फोकस्ड काम है वो कर पाए और बाकी जो सेकेंडरी वर्क है वो अपने एम्प्लॉय को दे दे कि ये काम तू कर, बाकी मैं इस पे फोकस कर रहा हूं, ये सिस्टमैटिक होना चाहिए। सो डेलीगेशन मीन्स ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं तो मेरे कैबिन में बैठ के बढ़िया ऑर्डर देगा, नहीं, फ्लोर पे काम कर, बट मेरा काम करवा, जैसा मैं काम करवाता हूं, जैसा मैं ऑर्डर देता हूं वैसा ऑर्डर दे, बॉस मत बन लोगों का, कोऑर्डिनेट कर और अपने प्रिस्क्राइब लिमिट के अंदर रहते हुए उनके साथ जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट करके अपना काम करवाना है। ओके, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑन टाइम टेम्परेरी बेसिस पे होता है ताकि जैसे ही बॉस वापस आएगा तो जितनी अथॉरिटी मिली थी उस पर्सन को वो वापस मिल जाएगी, किसको, बॉस को। तो डेलीगेट करते हम क्या है, डेलीगेट में होता क्या है, तो फर्स्ट इज अथॉरिटी। जैसे ही मैं अथॉरिटी देता हूं कि मेरी अथॉरिटी आपको दे दी टेम्परेरी काम के लिए कि आप जाके क्या करो, लोगों से काम लो और उनको अपना काम समझाओ, ये प्लान है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करो, मैं जा रहा हूं 3-4 दिन के लिए, मेरे एब्सेंस में मुझे 50,000 यूनिट एनी हाउ बना के दिलवाओ। तो अथॉरिटी तो दे दी, बट अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, अथॉरिटी तो दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो काम होगा क्या, नहीं। तो देखो आप यहां देख रहे होंगे तराजू के दो पहलू, अगर अथॉरिटी है उसके पास तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। एज ए एम्प्लॉय उसका जो काम था वो तो करना ही है, बट अब उसको बॉस का काम भी करना है। सेकेंड थिंग, अगर मैंने मान लो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि 50,000 यूनिट तेरे को बनवानी है, मैं जा रहा हूं 4 दिन की छुट्टियों के लिए, देखो 50,000 यूनिट बनवानी है, बट अगर मैंने उसको अथॉरिटी नहीं दी, मैंने परचेस डिपार्टमेंट को नहीं बोला कि भाई साहब ये जो ऑर्डर देगा उसको मान लेना, उसको सुन लेना, मैं एब्सेंट हूं, अगर मैं उसको अथॉरिटी नहीं दूंगा तो क्या होगा, यहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी बट उसको अथॉरिटी ना मिलने के कारण जो डेलीगेशन है वो अधूरा रहेगा। काम पूरा होगा क्या, अगर वो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, बोलेगा बॉस ने मेरे को बोला है कि वो 4 दिन के लिए एब्सेंट है, मैं बोल रहा हूं कि 50,000 यूनिट बनवाओ, ऐसा ऐसा काम करना है, ये बोलेगा चल जा, हमको तो बोला ही नहीं बॉस ने, हमको कुछ पता ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हम कैसे तेरी बात सुनेंगे। तो अथॉरिटी भी जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। नेक्स्ट कंसेप्ट अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी, तो जो अथॉरिटी उस पर्टिकुलर पर्सन को मिली है, सपोज मोहन को बोला कि मैं बॉस, मैं जा रहा हूं, तू मोहन है, तू एम्प्लॉय है, तू इनसे काम करवाएगा और मुझे ऑन टाइम रिपोर्टिंग करेगा सारे काम की। अथॉरिटी दी मोहन को, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मोहन को। अब मोहन इन रिटर्न ये नहीं कर सकता कि जैसे ही बॉस है बॉस को बोले कि बॉस मैंने तो बोला था, ये सोहन को मैंने कहा था कि काम पूरा करना, बट इसने, सोहन ने नहीं किया, मैं क्या करूं इसमें, नहीं होगा ऐसा। मोहन के पास अगर अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लाइबिलिटी भी, लाइबल भी उस वर्क के लिए कौन होगा, मोहन, ना कि सोहन। क्लियर हुआ पॉइंट यहां तक, तो दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत अच्छे एग्जांपल से समझो इसको। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास एक शॉपिंग मॉल है, बड़ा सा एक शॉपिंग मॉल, जिसपे मैं ऊपर बैठ के सब चीजें देखता हूं कि क्या काम हो रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, और मैं ही डिसाइड करता हूं कि कौन से फ्लोर पे क्या काम होगा, कौन सी शॉप अरेंज होगी, कौन से फ्लोर पे जो प्ले जोन है वो कहां पर होगा, गारमेंट्स वाला स्टोर कहां पर होगा, कॉस्मेटिक कहां पर होगा, कितना रेंट है, सारी चीजें, रेवेन्यू कितना जनरेट होने वाला, एक्सपेंस कितना, ये सब मैं डिसाइड कर रहा हूं। ओके, तो मेरा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कंसंट्रेशन है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का कंसंट्रेशन है, वो एक जगह पर है। समझ में आया। अब बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक से ज्यादा शॉपिंग मॉल्स ओपन कर लिए हैं, ओके, एक मैंने ओपन किया डिफरेंट लोकेशन पे, उससे 5 किलोमीटर दूर दूसरा शॉपिंग मॉल और उससे 10 किलोमीटर दूर कोई और अलग शॉपिंग मॉल। उसके बाद ये जो तीनों शॉपिंग मॉल्स है ये अलग अलग लोकेलिटी के आसपास में, एक जो है वो रिचेस्ट लोकेलिटी के पास में, एक के आसपास रहते हैं मिडिल क्लास लोग, और एक ये जो है ये डिफरेंट, मतलब यहां पर दोनों तरह के रिच मिडिल क्लास दोनों लोग रहते हैं। तीनों शॉपिंग मॉल अलग अलग जगह पर, तीनों शॉपिंग मॉल डिफरेंट लोकेलिटी, उनके आसपास जो कस्टमर है वो डिफरेंट वैरायटी के हैं। सो नाउ मुझे क्या करना होगा कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबल या मैं इतना कैपेबल नहीं हूं कि मैं हर जगह पर अपनी तरह ऑर्डर दे सकूं। ओके, अगर मैं इस शॉपिंग मॉल को छोड़ के शाम को उधर गया, रात को उधर गया और मैं अपने ही डिसीजन लेते जा रहा हूं, तो तीनों का लोकेशन, तीनों की लोकेलिटी अलग है, इसलिए मेरे डिसीजन फेल हो सकते हैं।
तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं रहता हूं एक शॉपिंग मॉल में और दोनों अलग अलग शॉपिंग मॉल के लिए मैंने किसी एक अलग पर्टिकुलर पर्सन को अपनी ड्यूटीज असाइन कर दी कि तुम क्या करो, इस शॉपिंग मॉल के सारे डिसीजंस तुम लो, मैं तो यहां देखूंगा और प्रॉपर ऑन टाइम रिपोर्टिंग मुझे करना। बट आप जो हो वहां पर फ्रीडम से आप अपने अकॉर्डिंग सारे डिसीजन ले सकते हो, ये आपको अथॉरिटी है और आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो। ओके, ये था टेम्परेरी बेसिस के लिए। इसमें जो हमारा एम्प्लॉय है ना नीचे लेवल वाला, उसको उतनी फ्रीडम नहीं मिलती डिसीजंस लेने की, सोचने की। बट इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ये बन जाता है बहुत सिंपल कि उस पर्टिकुलर पर्सन को फ्रीडम है, वो वहां के सिनेरियो को देखते हुए वहां के डिसीजन ले सकता है, उसके पास अथॉरिटी है। इधर वाला भी सेम कर सकता है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का स्कोप वाइडर है। यहां पर जो एम्प्लॉयज हैं हमारे वो ज्यादा काम सीखते हैं, ओके, वो ज्यादा फ्रीडम से काम करते हैं। और डेलीगेशन के केस में क्या होता है कि लिमिटेड एस्पेक्ट होता है हमारा, ये ज्यादा काम नहीं कर सकते, ज्यादा अपने फ्रीडम से काम नहीं कर सकते। ओके, जितना लिमिट बांध दी है ऑर्गेनाइजेशन ने, मैनेजर ने, उतना ही काम करेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं डेफिनेशन। इट रिफर्स टू सिस्टमैटिक एफर्ट्स टू डेलीगेट टू द लोएस्ट लेवल। लोएस्ट लेवल को हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक डेलीगेशन कर रहे हैं। आफ्टर दैट ऑल द अथॉरिटी, सारी अथॉरिटी दे दी हमने कि सब काम तुम्हें करवाना है, कैसे करवाना है तुम देखो, एक्सेप्ट द वन विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट। बट वो अथॉरिटी हमने हमारे पास खींच के रखी, पकड़ के रखी, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। और अगर हमने ये अथॉरिटी भी दे दी उनको, हमारे सारे पेपर साइन कर दिए उनके नाम पे कि भैया ये तो मोहन है या राम जो भी है, तेरे नाम पे शॉपिंग मॉल ही कर दिया, तू देख जैसा करना है देखो वैसा कर, गलत हो जाएगा। तो ये था कंसेप्ट डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। यहां पर हमारा लेक्चर ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट होता है। सो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन एंड अगेन मैं यही बोलता हूं कि देखो सुबह 5 बजे से उठना, लेट नाइट रिकॉर्ड करना, ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े, आप एग्जाम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सको अपने आंसर्स को। और आने वाली वीडियोज में मैं यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। ओके, यही सारे लेक्चर्स होंगे। सो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।